हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें आज हम पढ़ेंगे की फीचर के बारे में और ये आपका चैप्टर नंबर 1 है सिविक्स का, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि क्या की फीचर्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। बाय द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग से द इंडियन नेशनल मूवमेंट हैड बीन एक्टिव इन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटिश रूल फॉर सेवरल डिकेड्स। 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग से ही जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था वो एक्टिव हो गया था इंडिपेंडेंस के लिए ब्रिटिश रूल से, और कई डिकेड से ये स्ट्रगल कर रहा था आज़ादी के लिए। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ नेशनलिस्ट हैड डिवोटेड अ ग्रेट डील ऑफ द टाइम टू इमेजिनिंग एंड प्लानिंग व्हाट अ फ्री इंडिया वुड बी लाइक। और फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जो नेशनलिस्ट थे, जो राष्ट्रवादी थे, वो डिवोटेड थे अपने ग्रेट डील, जो भी उनके मन में जो आइडिया था कि उन्होंने एक इमेजिन कर रखा था और प्लानिंग कर रखी थी कि आज़ाद होने के बाद जो हमारा भारत है वो कैसा होगा। ब्रिटिश के अंडर में दे हैड बीन फोर्स्ड टू ओबे रूल दैट दे हैड वेरी लिटिल रोल इन मेकिंग। और उनको ऐसे रूल का पालन करना पड़ता था जिसको बनाने में उन्होंने बिल्कुल भी रोल नहीं निभाया या बहुत कम रोल निभाया हो। Long experience and authoritarian rules under the colonial state convinced Indian that free India should be democracy in which everyone should be treated equally and be allowed to participate in government. बहुत लंबे एक्सपीरियंस करने के बाद जो अथॉरिटेरियन रूल था अंडर कंट्रोल स्टेट, वो स्टेट के कंट्रोल में आ गया इंडियंस के, दैट फ्री इंडिया शुड बी अ डेमोक्रेसी, कि जो हमारा आज़ाद भारत है उसके अंदर डेमोक्रेसी होनी चाहिए, इन विच जिसमें हर व्यक्ति को शुड बी ट्रीटेड, हर व्यक्ति के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा, एंड बी अलाउड टू पार्टिसिपेट, और उसको अलाउ किया जाएगा कि वो गवर्नमेंट बनाने में पार्टिसिपेट कर सकता है। What remained to be done then was to work out the way in which the democratic government would be set up in India and the rules that would determine its functioning. और क्या किया गया था, what remained to be done then was to work out कैसे किया गया था, इस तरीके से किया गया था जिससे कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो सेटअप हो जाए इंडिया के अंदर, और जो रूल्स हैं दैट वुड डिटरमाइन इट्स फंक्शनिंग, और रूल्स ऐसे होने चाहिए जिससे कि वो फंक्शनिंग को अच्छे से कर सके, फंक्शन मीन्स कार्य कर सके। दिस वॉज डन नॉट बाय वन पर्सन, ये काम केवल एक व्यक्ति नहीं कर सकता था, बट बाय ग्रुप ऑफ अराउंड 300 पीपल्स who became member of कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये इसमें बताया कि उस टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर कितने लोग शामिल थे। तो ये जो रूल एंड रेगुलेशन बनाने का जो काम था वो केवल एक व्यक्ति नहीं कर सकता था, बल्कि इसको करने के लिए 300 लोग थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर इन 1946, और एंड हु मेट periodically for the next 3 years टू राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और उन्होंने 3 साल तक इस पर काम किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का। आप ये देखिए, इसमें जो डायग्राम दे रखा है, देयर वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंस ऑफ यूनिटी अमंग द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इन सब के ये जितने भी मेंबर्स हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन सब के अंदर बहुत ज़्यादा एकता हुआ करती थी। ईच ऑफ the provinces of the future constitution was discussed, और हर प्रोविज़न पर डिस्कशन हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इन अ ग्रेट डिटेल के अंदर, एंड देयर वाज सिंसियर एफर्ट, और काफ़ी सिंसियर कोशिशें की गई थी टू कॉम्प्रोमाइज़ एंड रीच एन एग्रीमेंट थ्रू कंसेंस। और ये जो अबव फोटो है ये शो कर रही है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ये प्रोमिनेंट मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ये जो इसमें
दिखा रखा है, ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल। These members of Constituent Assembly had a huge task before them। और ये जो मेंबर्स थे, 300 जो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, इनके सामने एक बहुत बड़ा टास्क था। द कंट्री वॉज मेड अप ऑफ सेवरल डिफरेंट कम्युनिटीज़, क्योंकि जो हमारी कंट्री थी वो कई कम्युनिटीज से मिलकर बनी थी। हु स्पोक्स डिफरेंट लैंग्वेजेस, जो कि रिलीजन अलग अलग धर्मों से बिलोंग किया करते थे, एंड हैड अ डिस्टिंक्ट कल्चर, उनके अपने अलग अलग कल्चर हुआ करते थे। कल्चर मीन्स होता है संस्कृति। ऑल्सो व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बीइंग रिटन, और ये भी होना था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखित रूप में होना चाहिए था। इंडिया वॉज गोइंग थ्रू कंसिडरेबल टर्मोइल। टर्मोइल मतलब होता है दंगे। उस टाइम जो दंगे फसाद हो रहे थे, हिंदू मुस्लिम में झगड़ा हो रहा था, लड़ाई झगड़ा चल रहा था। द पार्टीशन ऑफ द कंट्री इंटू इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज पार्टीशन ऑफ द कंट्री इंटू इंडिया, और जो पार्टीशन हुआ था इंडिया का, कंट्री का इंडिया और पाकिस्तान के अंदर, ये उस समय घटना घट रही थी। सम ऑफ द प्रिंसली स्टेट, और कुछ जो प्रिंसली स्टेट थे वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे अपने फ्यूचर के बारे में। तो ये उस टाइम की सिचुएशन थी जब ये कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था। एंड द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द वास्ट मास ऑफ पीपल अपीयर डिसमेल, और जो उस समय जो फ्यूचर था, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो थी, बहुत बड़े मासेस, वास्ट मासेस मतलब वास्ट मीन्स होता है बहुत बड़ा, मास मीन्स होता है लोगों का समूह। तो इसमें वो बहुत बड़े जो लोगों का समूह था वो अपीयर हो रहा था डिसमेल के रूप में। डिसमेल मतलब होता है दुखद या निराशाजनक, हम इसको बोल सकते हैं डिसमेल। तो उस समय बहुत सारे जो लोगों की एक सोशल सामाजिक और इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। डिसमेल मतलब निराशापूर्ण या आशा या दुखद कंडीशन हुआ करती थी, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। तो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो बहुत सारे लोगों की थी वो काफ़ी डिसमेल थे। डिसमेल मतलब निराशापूर्ण या आशा से विहीन को बोल सकते हैं हम, या दुखद बोल सकते हैं। ऑल ऑफ दीज इशूज़, और ये जितने भी इशूज़ थे इन्होंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाया था, प्लेड ऑन अ माइंड ऑफ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो लोग थे उनके दिमाग पर ये सारी जो बातें थी, ये जो इश्यूज़ थे, इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाया था एज दे ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, या हम ये कह सकते हैं कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो ये सारी जो इश्यूज़ थे वो इनके दिमाग में चल रहे थे। दे रोज द ओकेजन एंड गिव दिस कंट्री अ visionary document that reflect a respect for maintaining diversity while preserving national unity। और वो एक ऐसा ओकेजन लाना चाहते थे जिससे कि जो हमारी कंट्री है, और विजनरी डॉक्यूमेंट्स, इसके जो भी विजनरी जो आगे चल के देखने वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिफ्लेक्ट करें रिस्पेक्ट फॉर द मेंटेनिंग डाइवर्सिटी। जो भी हमारे कंट्री के अंदर जो डाइवर्सिटी है उससे रिलेटेड या उसको बनाए रखने के लिए उसके अंदर उनकी आदर भावना होनी चाहिए। वाइल प्रिवेंटिंग नेशनल यूनिटी, मतलब आदर भाव होने के साथ साथ उनके अंदर नेशनल यूनिटी को प्रिजर्व करने की भावना भी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि डाइवर्सिटी को बनाए रखते हुए या डाइवर्सिटी के प्रति रिस्पेक्ट रखते हुए अपनी नेशनल यूनिटी को भी बचाना है। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक ऐसे डॉक्यूमेंट्स तैयार किए। द फाइनल डॉक्यूमेंट ऑल्सो रिफ्लेक्ट, और जो फाइनल डॉक्यूमेंट जो उन्होंने तैयार किया था वो रिफ्लेक्ट कर रहा था देयर कंसर्न फॉर इरिडिकेटिंग पॉवर्टी। इरिडिकेटिंग मतलब होता है ख़त्म करना, और पॉवर्टी मीन्स होता है गरीबी। तो यानी उन्होंने, क्योंकि उस टाइम हालत बहुत ख़राब थी, तो उन्होंने इस बात पर भी ध्यान दिया कि जो गरीबी है उसको ख़त्म करने की कोशिश की जाए थ्रू सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म, सामाजिक और आर्थिक सुधारों से, एज वेल एज एम्फेसाइजिंग द क्रूशियल रोल ऑफ द पीपल कैन प्ले इन चूजिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। एम्फेसाइजिंग मतलब होता है जोर देना, तो साथ ही में एज वेल एज मतलब साथ ही
क्रूशियल रोल था जो लोगों का, उस पर जोर दिया गया है जिससे कि वो खुद अपनी सरकार या अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुने। लिस्टेड बिलो आर द की फीचर्स, और जो नीचे दे रखे हैं ये की फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। वाइल रीडिंग दीज कीप इन माइंड, और जब हम इसको याद करते पढ़ते हैं तो उस वक्त हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए द अबव मेंशन कंसेंट ऑफ डाइवर्सिटी, जो ऊपर आपने पढ़ा था कि डाइवर्सिटी, यूनिटी एंड सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड रिप्रेजेंटेशंस दैट आर ऑथर्ड ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्स वर ग्रैपलिंग विद, मतलब इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये की फीचर्स थे जो कॉन्स्टिट्यूशन के उनको बनाया गया। ग्रैपलिंग विद, ग्रैपलिंग का मतलब होता है कि लड़ाई में पार्टिसिपेट करना विदाउट वेपन, यानी कि ये एक तरह से ये जो युद्ध चल रहा था उस टाइम, युद्ध से मतलब जो बंटवारा हो रखा था इंडिया और पाकिस्तान का, जो बंटवारा होता उस टाइम जो कंडीशन थी उससे एक तरह से सभी लड़ रहे थे और वो भी बिना हथियारों के। तो इसमें ग्रैपलिंग मतलब होता है कि फाइट विदाउट एनी वेपन। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने इस तरह से तैयार किए थे कि वो बिना वेपन के भी लड़ सकें। ट्राई एंड अंडरस्टैंड द वे इन विच दे ट्राई टू बैलेंस दीज कंसर्न और with their commitment to the transforming independent India into a strong democratic society। और समझते हुए अंडरस्टैंड, ट्राई और अंडरस्टैंड, उन्होंने इस तरीके से इसको समझा या कोशिश की जिससे कि वो एक बैलेंस बना के रख सकें इन जो भी कंसर्न है उससे रिलेटेड। जो उन्होंने कमिटमेंट किया था कि आज़ाद भारत हमारा जब चेंज होगा, जब हमारा आज़ाद भारत होगा तो किस तरह से उसको हम स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक सोसाइटी में कन्वर्ट करेंगे। तो ये इन्होंने की फीचर्स इसमें बता रखे हैं। की फीचर में सबसे पहला जो आपका फीचर आएगा वो आएगा फेडरलिज्म, सबसे ऊपर इसको रखा गया है। तो फेडरलिज्म मतलब क्या होता है? फेडरलिज्म मतलब होता है This refer to the existence of more than one level of government in the country। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो एक दिस रेफर्स द एग्जिस्टेंस, इसमें क्या होता है कि जो सरकार होती है उसका जो लेवल होता है वो एक से ज़्यादा होता है। दिस रेफर टू एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व में होना, और मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट यानी एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट से ज़्यादा इसमें होती है गवर्नमेंट। एंड इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट, इंडिया के अंदर जो हमारी सरकार है एट द स्टेट लेवल एंड द सेंट्रल लेवल। इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट है उसको डिवाइड किया गया है, 3 टायर सिस्टम में किया गया है। और मेन जो है 3 टायर सिस्टम बाद में मिला था, पहले जब स्टार्टिंग में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो 2 टायर ही थे उसमें। और इसके अंदर था सबसे पहला आपका इंडिया वी हैव गवर्नमेंट, इंडिया के अंदर स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट। इसके अलावा पंचायती राज। तो इंडिया का जो गवर्नमेंट का लेवल था वो 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट था। 3 हो गए इसके अंदर, एक हो गया आपका स्टेट लेवल एंड सेंट्रल लेवल एंड पंचायती राज। यू हैव रेड अबाउट दिस इन, इसके बारे में आप 6th क्लास की जो बुक है उसमें आपने पढ़ा था, रेड अबाउट दिस इन क्लास 6th बुक। वी लुक एट द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, और उसमें आपने देखा था किस प्रकार से जो स्टेट गवर्नमेंट है वो काम करती है, या अब उसके फंक्शंस के बारे में आप क्लास 7th की बुक में पढ़ेंगे इस साल। और साथ ही में आप ये पढ़ेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे काम करती है। द वास्ट मेंबर ऑफ कमिटी इन इंडिया, और जो वास्ट नंबर ऑफ कम्युनिटीज़, बहुत बड़ी कम्युनिटीज़ के अंदर बहुत सारी जो कम्युनिटीज़ हैं हमारी इंडिया में प्रेजेंट हैं, meant that the system of government needed to be devised that did not involve only a person sitting in the capital city of New Delhi।
क्या इसमें पता लगा कि बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं इंडिया के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि जो सिस्टम है हमारी गवर्नमेंट का वो नीडेड टू बी डिवाइस्ड दैट ओनली केवल उन सब के बारे में उनको सोचना चाहिए, न केवल उनके बारे में जो कि कैपिटल सिटी ऑफ न्यू दिल्ली में बैठे हैं इन मेकिंग डिसीजन फॉर एवरीवन। अब उनको जो डिसीजन लेना है वो सबके लिए लेना, ना कि केवल एक दिल्ली में बैठे हुए लोगों के लिए। इंस्टेड इसके बजाय इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू हैव अनदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरी कंट्री से रिलेटेड मैटर को सॉल्व करती है, और खाली क्योंकि वो पूरी कंट्री आया था तो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के बारे में नहीं सोच सकती है। तो इसमें इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव, और इसीलिए ज़रूरी था कि एक दूसरे लेवल की गवर्नमेंट भी होना चाहिए इन द स्टेट, सो दैट द डिसीजन कुड मेक फॉर द पर्टिकुलर एरिया, जिससे कि किसी पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड जो डिसीजन है वो स्टेट गवर्नमेंट ले सके। वाई ईच स्टेट इन इंडिया इंजॉय ऑटोनॉमी, और हर स्टेट जो है उसको अपनी ऑटोनॉमी मिली हुई है, यानी वो अपनी पावर को यूज़ कर सकता है सर्टेन इश्यूज़ पर। सब्जेक्ट ऑफ नेशनल कंसर्न रिक्वायर दैट ऑल दीज स्टेट्स फॉलो द लॉ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब लेकिन अगर हम देखें नेशनल कंसर्न, सब्जेक्ट ऑफ नेशनल कंसर्न से, तो जो हर स्टेट है उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की बात माननी पड़ती है। अगर नेशनल लेवल की बात आती है तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो कहती है उसको स्टेट गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ता है। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है कंटेन लिस्ट दैट डिटेल द इशू। कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसी लिस्ट तैयार की है जिसमें कि डिटेल दे रखी है इश्यूज़ की, दैट ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट कैन मेक लॉ, कि भाई हर टायर को किस पर कानून बनाने हैं, किस किस सब्जेक्ट पे वो कानून बना सकता है, उससे रिलेटेड इशू कर रखी है उन्होंने लिस्ट को। इन एडिशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो स्पेसिफाइज, और कॉन्स्टिट्यूशन है ये भी स्पेसिफाइज किया है वेयर ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट कैन गेट मनी फ्रॉम फॉर द वर्क, और ये भी इसमें लिखा गया है कि जो गवर्नमेंट है वो कहाँ से मनी लेगी, कहाँ से मनी कमाएगी डेवलपमेंट वर्क के लिए, दैट इट डज अंडर द फेडरलिज्म। तो ये इसमें बता रखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या दे रखा है। तो उसमें उन्होंने 3 टायर सिस्टम जो है उनके लिए लिस्ट इशू कर रखी है जिस पर वो कानून बना सकते हैं। इसके अलावा उसमें ये भी लिखा है कि पैसा कहाँ से आएगा जिससे वो डेवलपमेंट वर्क कर सकते हैं। अंडर फेडरलिज्म द स्टेट आर नॉट मेयरली एजेंट। जो स्टेट है वो केवल एजेंट ही नहीं होता फेडरल गवर्नमेंट का, बट ड्रॉ दे अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, और साथ में वो पावर दी जाती है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, एज वेल एज ऑल द पर्सन इन इंडिया आर गवर्न बाय लॉ, और जितने भी लोग हैं इंडिया के अंदर वो कानून और पॉलिसीज़ के थ्रू शासन करते हैं, जो कि मेड बाय ईच ऑफ दीज 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, और जो कि इन तीनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट ने बनाए हैं। 3 लेवल कौन कौन से हो गए आपके? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड पंचायती राज सिस्टम, जिसको हम लोकल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फ़ोटो है। ये इन्होंने हमारे संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, और हम ये कह सकते हैं कि इनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो ड्राफ्टिंग कमेटी थे उनके चेयरमैन थे। डॉक्टर अंबेडकर बिलीव्स दैट हिज पार्टिसिपेशन इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हेल्प द शेड्यूल कास्ट, और इनका ऐसा मानना था कि उनके पार्टिसिपेशन से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शेड्यूल कास्ट को मदद करेगा, गेट हेल्प सम सेफ गार्ड, क्योंकि उस टाइम जब ये बने थे इसके मेंबर, तो उस समय जो शेड्यूल कास्ट था उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव होता था। गेट सम सेफ गार्ड, इनको कुछ सेफ गार्ड्स मिल जाएंगे। द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था उसमें उन्होंने सेफ गार्ड दिया था शेड्यूल कास्ट को। बट ही ऑल्सो स्टेटेड दैट ऑल दो द लॉ माइट एग्जिस्ट, शेड्यूल कास्ट स्टिल हैड रीज़न टू फियर, और उन्होंने ये भी इन्होंने ये भी बताया कि जो भी कानून वगैरह हैं जो अस्तित्व में हैं
होने के बाद भी जो शेड्यूल कास्ट है वो डरते हैं, बिकॉज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दीज लॉ वर इन हैंड ऑफ कास्ट ऑफ हिंदू ऑफिसर। क्योंकि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है इन लॉज का, यानी कि बनाने का, वो केवल हिंदू ऑफिसर्स के हाथ में है। ही देयरफॉर ऑफ शेड्यूल कास्ट, इसीलिए उन्होंने शेड्यूल कास्ट से गुजारिश की कि वो भी गवर्नमेंट को ज्वाइन करें एज वेल एज द सिविल सर्विस, और साथ ही साथ में सिविल सर्विस को ज्वाइन करें। तो ये था आपका फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म से आपको क्या समझ में आया? पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है। पावर का डिस्ट्रीब्यूशन 3 टायर सिस्टम में किया गया है। इंडिया के अंदर 3 टायर सिस्टम है, और जो कि डिवाइडेड है सेंट्रल, स्टेट एंड पंचायती राज सिस्टम, या हम इसको लोकल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ने ये भी बता रखा है कि हर ट्राई का कौन सा काम है, कौन सा सब्जेक्ट पे वो कानून बनाएगा, और किस सब्जेक्ट से रिलेटेड वो काम नहीं कर सकता है। और अगर इनके बीच में कोई जैसे अगर मान लीजिए जो कंट्री से रिलेटेड है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी, और स्टेट से रिलेटेड है तो स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी, और अगर किसी विलेज लेवल पर है तो उसमें पंचायती राज में कानून बनाएगी से रिलेटेड। लेकिन जो मान्य होगा, अगर सबसे रिलेटेड होगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगी। तब तक आज जो मैंने आपको समझाया है वो आप करेंगे। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।